गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग लास्ट क्लास में ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे का टॉपिक यानी कि जेनेटिक कोड जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए कि जेनेटिक कोड है क्या। ठीक है, जेनेटिक कोड जो है वो न्यूक्लियोटाइड बेसिस से बना हुआ, ठीक है, यानी कि जो नाइट्रोजनस बेसेस न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं उनसे बना हुआ एक कोड होता है और उस कोड के अंदर इंफॉर्मेशन होता है अमीनो एसिड्स के लिए। मीन्स दीज कोड्स दे आर कोडिंग फॉर रिस्पेक्टिव एंड स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स। ठीक है, और जब ये कोड्स, ठीक है, और जब ये कोड्स डीएनए में प्रेजेंट रहते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ये कोड्स जो है किस लैंग्वेज में चेंज होते हैं, ये चेंज होते हैं आरएनए की लैंग्वेज में। ठीक है, और आरएनए से जब ट्रांसलेशन होता है तो यही जेनेटिक कोड्स जो हैं अकॉर्डिंगली, मतलब कौन सा कोड किस सीरीज में प्रेजेंट है उस हिसाब से उस सीक्वेंस में जो है अमीनो एसिड्स का लंबा चेन बनता है। ठीक है, और अमीनो एसिड्स की लंबी चेन जो है वो फाइनली जाकर के पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। ठीक है, तो ये जो जेनेटिक कोड्स हैं दीज आर द कोडॉन्स विच आर providing the information for transcription and later on they are also providing the information for translation। ठीक है, तो डीएनए से जो भी इंफॉर्मेशन जेनेटिक कोड के फॉर्म में प्रोटीन में कन्वर्ट होती है, फिर ये जो प्रोटीन है हमारी बॉडी में क्या होता है, एक्टिवेट होता है, एक्सप्रेस होता है और हमारे बॉडी के डिफरेंट फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल और मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं उनको ये प्रोटीन्स फिर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जेनेटिक कोड का अगर हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन देखने के लिए जाएं, ठीक है, तो इट इज़ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए विथ 3 consecutive nucleotides functioning as a codon। ठीक है, तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक कोडॉन होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म के ऊपर, चाहे वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कोई बड़ा सा मैमल ही क्यों ना हो, चाहे कोई प्लांट ही ना क्यों ना हो, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हर ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये जेनेटिक कोड जो है इक्वली एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब सबसे पहले जेनेटिक कोड के हिस्ट्री पे आते हैं। जेनेटिक कोड का पता कैसे चला था कि होता कैसे है, क्या होता है। ठीक है, अब जब ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और डीएनए का सीक्वेंस, ये सारी चीज़ों का पता चल रहा था, पता चल चुका था, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि फिर सर्च चालू हुई कि भाई ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है। तो अगर ट्रांसलेशन हो रहा है तो ट्रांसलेशन होने के बाद कैसे पता होता है कि किस तरीके से अमीनो एसिड्स जो हैं आकर के ऐड ऑन होते जाएंगे, किस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, मतलब कि जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो किस तरीके से डिसाइड होता है। ठीक है, तो इस बात पे बहस खड़ी हुई कि ये कैसे होता है, कैसे किया जाता है। ठीक है, अब बहुत सारे साइंटिस्ट थे, सभी ने जो है इस पूरे प्रोसेस के लिए या इस फिनोमिना के लिए सर्च करना स्टार्ट किया। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जैसे कि गैमो थे, ठीक है, नीरेनबर्ग थे, ओचुआ थे, एक हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे हरगोविंद खुराना, उनका नाम कभी सुना होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे इन्होंने अपने अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट्स जो है कंडक्ट करे। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के बाद में उनको जेनेटिक कोड और अलग अलग अमीनो एसिड के लिए जो स्पेसिफिक कोड्स होते हैं उनके बारे में उनको नॉलेज मिली। ठीक है, जैसे कि सबसे पहली बात आती है कि कैसे पता चला कि जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस का ही बनता है, उससे कम का भी बन सकता है या उससे ज़्यादा का भी बन सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट थे गैमो, ठीक है, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बोला कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड बेस का, ठीक है, एक अमीनो एसिड होता है, मतलब कि एक न्यूक्लियोटाइड बेस जो है एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है, अगर हम लोग ऐसा मान लें। ठीक है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का एक कोडॉन होता है, अगर हम लोग ऐसा मान लेते हैं तो इस तरीके से कितने अमीनो एसिड बनेंगे, 4 ही अमीनो एसिड बनेंगे। ठीक है, अगर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड से एक कोड बनेगा तो। ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं।
ठीक है। 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो 4 ही हमको 4 तरीके के अमीनो एसिड्स ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर 4 तरीके के अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं तो बाकी 16 कहाँ गए, ठीक है। फिर बोला कि चलो ठीक है, एक सिंगल का नहीं होता है, फिर बोले कि चलो ट्राई कर लेते हैं कि 4 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडॉन बनता है। मान लिए कि 4 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडॉन बनता है, तो इसमें हमको कितने कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे सब इनको आगे पीछे अगर हम लोग कोडॉन्स को करके अलग अलग कॉम्बिनेशंस भी बना लेते हैं तो 4 × 4 कॉम्बिनेशंस यानी कि 16 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, यानी कि 16 कोड्स मिलेंगे हमको। लेकिन 16 कोड्स 20 अमीनो एसिड को कैसे कोड करेगा, बाकी 4 कहाँ गया, बाकी 4 के लिए तो कोई कोडॉन ही नहीं बचा, ठीक है। तो फिर बोले कि चलो ये पॉसिबिलिटी भी देख लेते हैं कि 3 न्यूक्लियोटाइड बेस का एक कोडॉन होता है, ठीक है। 3 न्यूक्लियोटाइड बेस का एक कोडॉन होता है, ठीक है। तो अगर उस तरीके से 3 न्यूक्लियोटाइड बेस का एक कोडॉन हम लोग देख लें, ठीक है, तो 4 × 4 × 4 = 64। टोटल कितने कोडॉन्स मिलेंगे अपने को, 64 कोडॉन्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो 64 कोडॉन्स हैं दे आर इनफ टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब गैमो ने बोल तो दिया कि 64 कोडॉन्स होते हैं और ये 20 अमीनो एसिड्स को कोड करने का काम करते हैं। फिर बाकी साइंटिस्ट बोले कि ऐसे कैसे एस्टेब्लिश किया जाए कि 64 कोडॉन्स जो है वही प्रेजेंट होते हैं। तो बाकी साइंटिस्ट ने क्या कोशिश करी कि अलग अलग न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है। अलग अलग न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन बना करके उससे सिंथेटिकली यानी कि लैब के कंडीशन में प्रोटीन का प्रोडक्शन करने की कोशिश करी, ठीक है। तो इसमें से सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट जो है वो था हरगोबिंद खुराना का, ठीक है। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको हम लोग कहते हैं होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर एक्सपेरिमेंट जो है ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट हरगोबिंद खुराना ने कंडक्ट किया था, ठीक है। इसमें 2 तरीके का उन्होंने कॉम्बिनेशन लिया, ठीक है। एक क्या कॉम्बिनेशन लिया, उन्होंने सिर्फ एक ही तरीके का न्यूक्लियोटाइड जो है उसको यूज़ किया प्रोटीन की सिंथेसिस करने में, ठीक है। मतलब कि जो आरएनए का सीक्वेंस बना होगा वो रिपीटेड बना होगा, यानी कि जी, यानी कि आरएनए के सीक्वेंस में सिर्फ जी न्यूक्लियोटाइड जो है यानी कि ग्वानिन जो है सिर्फ वही प्रेजेंट था। उसी तरीके से सिर्फ सी का भी कॉम्बिनेशन उन्होंने लिया, ठीक है। तो इस तरीके का जब उन्होंने आरएनए बनाया तो उसको क्या बोला, होमोपॉलीमर, क्योंकि इसमें एक ही न्यूक्लियोटाइड बेस जो है वो बार बार रिपीट हो रहा था, ठीक है। उसके बाद कोपॉलीमर लिया, कोपॉलीमर में रिपीटिंग लिया जी और यू को, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कि 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडॉन होता है, तो इस तरीके से ठीक है, ये कोडॉन 1, ये कोडॉन 2, कोडॉन 1, कोडॉन 2, ठीक है। और अगर इसके बारे में बात करें तो 2 तरीके के कोडॉन्स निकल के आते हैं, GUG और UGU, ठीक है। 2 तरीके के कोडॉन्स निकल के आए इसमें, ये कोडॉन नंबर 1 हो गया, ये कोडॉन नंबर 2 हो गया, ठीक है। ऐसे आरएनए को लेकर के जब उन्होंने ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया तो उसके बाद उन्होंने देखा कि जो भी प्रोटीन्स बन रहे थे, ठीक है, इसमें जो प्रोटीन बन रहे थे उसमें एक ही तरीके का अमीनो एसिड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा था, ठीक है। और ये वाला जो उन्होंने सेटअप लगाया था इसमें 2 तरीके के अमीनो एसिड्स जो हैं वो अल्टरनेट हो रहे थे, ठीक है। तो जो GUG वाला था इसमें उनको मिला वैलिन और सिस्टीन,
दो तरीके के अमीनो एसिड्स उनको मिले, यानी कि उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया, ये जो GUG कोड था ये वैलिन नाम के अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, और UGU जो था वो सिस्टीन नाम के अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। ठीक है, फिर जो होमोपॉलीमर वाला एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, ठीक है, होमोपॉलीमर वाले एक्सपेरिमेंट में ये जो CCC वाला उनको कोडॉन था, ठीक है, ये था प्रोलीन के लिए। ठीक है, CCC वाला जो कोडॉन है वो प्रोलीन नाम के अमीनो एसिड को कोड कर रहा था। ठीक है, तो हरगोबिंद खुराना के जैसे ही बाकी साइंटिस्ट ने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स जो है उसको यूज़ किया, यूज़ करके फिर कुछ सालों के बाद में 1 बाय 1 जितने भी 20 अमीनो एसिड्स यूज़ होते हैं, ठीक है, प्रोटीन के सिंथेसिस में, सारे के सारे अमीनो एसिड्स के जो कोड्स हैं वो हमको मिल गए। ठीक है, उसके अलावा कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी थे कि जिनको कुछ नॉनसेंस कोडॉन्स मिले। ठीक है, नॉनसेंस कोडॉन्स मतलब ऐसे कोडॉन्स जो अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसे जो नॉनसेंस कोडॉन है उनको अपॉन ऑब्जर्वेशन देखा गया कि ये जो कोडॉन्स थे या तो ट्रांसलेशन को स्टार्ट करने में या तो ट्रांसलेशन को स्टॉप करने में यूटिलाइज हो रहे थे। तो ये जो नॉनसेंस कोडॉन्स हैं इनको स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन का नाम दिया गया। ठीक है, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन में प्रमोटर रीजन होता है, प्रमोटर रीजन के बगैर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होगा, वैसे ही ट्रांसलेशन में स्टार्ट कोडॉन के बगैर ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं होगा और स्टॉप कोडॉन के बगैर ट्रांसलेशन रुकेगा भी नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन भी मिला उनको। उसके अलावा जितने भी 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं सबके जेनेटिक कोड्स जो हैं वो भी उनको मिल गए। ठीक है, तो जितना भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया था उसके बेसिस पे, उसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एस्टैब्लिश किए कि जेनेटिक कोड के पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं हर ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक कोड के ऊपर यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेनेटिक कोड। ठीक है, सबसे पहले ट्रिपलेट नेचर, देन नॉन ओवरलैपिंग, देन कॉमालेस, देन specificity, universality, then number, ठीक है, ये जो है सारे के सारे क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जेनेटिक कोड के। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम लोग ट्रिपलेट नेचर पे। ठीक है, ट्रिपलेट नेचर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये बताता है कि कोई भी जो जेनेटिक कोड है उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड बेसेस से मिल करके एक कोड बनता है। ओके, जेनेटिक कोड इज मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड बेसेस and 3 nucleotide bases constitute 1 genetic code. ठीक है, 3 nucleotide bases will constitute 1 genetic code. ठीक है, this is the first characteristic. Second characteristics is that
द जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन ओवरलैपिंग? ठीक है, मान लेते हैं हम लोग कि इस तरीके से एक जेनेटिक कोड का सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं कि जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड बेसेस का एक कोड होता है, ठीक है। तो नॉन ओवरलैपिंग कहने का मतलब क्या है कि अगर ये पहला कोड है, ठीक है, तो दूसरा कोड जो है वो चौथे न्यूक्लियोटाइड बेस से स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि मतलब पहले जेनेटिक कोड के जो कोड्स हैं वो दूसरे जेनेटिक कोड के साथ ओवरलैप करें, ठीक है। मतलब पहले 3 न्यूक्लियोटाइड बेसेस जो हैं वो एक सेपरेट कोड बनाएंगे और जो सेकंड कोड होगा वो 4th न्यूक्लियोटाइड बेस से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब एक कोड के जो बेसेस हैं वो दूसरे कोड के बेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं कॉमालेस। जेनेटिक कोड इज कॉमालेस, ठीक है। कॉमालेस कहने का मीनिंग क्या है कि ऐसा नहीं होता कि ये अगर पहला जेनेटिक कोड यहाँ पर है तो इसके बाद यहाँ पर कॉमा हो, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों का अगर लिस्ट बनाते हैं तो हम लोग कॉमा डालते डालते लिखते जाते हैं, ठीक है। कॉमा कहने का मतलब क्या है, देने का मतलब क्या है कि वहाँ पे एक पॉज आ रहा है, एक गैप आ रहा है, ठीक है। तो जेनेटिक कोड कभी भी कॉमालेस नहीं होता, हमेशा कंटिन्यूअस रहता है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये पहला कोड बन गया तो ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड बेस है ये रीड नहीं होगा और दूसरा जो जेनेटिक कोड है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं होता। जेनेटिक कोड जो है वो क्या रहता है, कंप्लीटली क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, उसमें बीच में कोई भी गैप, कोई भी कॉमा, कोई भी पॉज नहीं होता, ठीक है। ये था थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है कि एवरी जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक फॉर 1 अमीनो एसिड, ठीक है। एवरी जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक फॉर 1 पर्टिकुलर अमीनो एसिड, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिसिटी। ऐसा नहीं होगा कि एक जेनेटिक कोड जो है वो एक साथ 2 अलग अलग अमीनो एसिड को कोड करे, ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इसीलिए 64 कोडॉन्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं कि कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो और हर अमीनो एसिड के लिए एक एक पर्टिकुलर जेनेटिक कोड ज़रूर हो, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का मतलब क्या है कि जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल ऑन ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज़ अ प्लांट, इट कैन बी अ डायटम, इट कैन बी अ एलिफेंट फॉर दैट सेक, ठीक है। कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, हर ऑर्गेनिज्म के ऊपर जेनेटिक कोड जो है वो यूनिवर्सली एंड इक्वली एप्लीकेबल है, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर, ठीक है। नंबर के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कितने जेनेटिक कोड होते हैं, 64 जेनेटिक कोड्स होते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ कोडॉन्स जो है एज इनिशिएशन कोडॉन एक्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने का काम करेंगे। कुछ कोडॉन्स जो हैं वो टर्मिनेशन कोडॉन के जैसे एक्ट करेंगे, यानी कि ट्रांसलेशन को स्टॉप करने का, रोकने का काम करेंगे, ठीक है। नाउ इनिशिएशन कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। कुछ जो है वो स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन को और कुछ कोडॉन्स जो है वो स्टॉप करेंगे। जो स्टार्ट करेंगे दे विल बी कॉल्ड एज इनिशिएशन कोडॉन एंड विच विल स्टॉप द ट्रांसलेशनल प्रोसेस, इट विल बी कॉल्ड एज द टर्मिनेशन कोडॉन, ठीक है। नेक्स्ट है पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब क्या है कि जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं कि रेप्लिकेशन कौन से डायरेक्शन में होता है, ट्रांसक्रिप्शन कौन से डायरेक्शन में होता है, वैसे ही जेनेटिक कोड की जो पोलैरिटी होती है वो भी 5' to 3' के डायरेक्शन में ही होती है। मतलब जेनेटिक कोड जो है वो भी 5' to 3' के डायरेक्शन में ही भागेगा, उल्टा सीधा कहीं नहीं भागेगा। जिस फ्लो में, जिस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होता है, जिस डायरेक्शन में आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसी डायरेक्शन में जेनेटिक कोड की पोलैरिटी भी रहेगी, ठीक है। एंड फाइनली हम लोग आते हैं डीजेनेरेसी पे, ठीक है। डीजेनेरेसी का मीनिंग क्या होता है? डीजेनेरेसी का मीनिंग ये है कि अब जैसे हम लोग देखें कि 64 कोडॉन्स होते हैं,
ठीक है। और मैंने क्या बोला कि हर अमीनो एसिड के लिए एटलीस्ट एक स्पेसिफिक कोडॉन ज़रूर होता है, ठीक है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन नहीं हो सकता। एक ही कोडॉन दो अलग अलग अमीनो एसिड को एक साथ कोड नहीं कर सकता, लेकिन दो अलग अलग कोडॉन एक साथ तो एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, पॉसिबल है, ठीक है। तो टर्मिनेशन और इनिशिएशन कोडॉन्स जो होते हैं, कुछ कुछ कोडॉन्स जो हैं, मतलब मेरे ख्याल से 2 इनिशिएशन कोडॉन होते हैं, ठीक है, और टर्मिनेशन के लिए 3 कोडॉन होते हैं, ठीक है। तो 3 और 2 5, ठीक है, 5 कोडॉन्स हट गए, ठीक है। तो बचे कितने अपने पास में कितने कोडॉन्स बचे? 59 कोडॉन्स बचे। तो ये जो 59 कोडॉन्स है, इसमें से कई अमीनो एसिड्स तो ऐसे हैं कि जिनके पास 6 अलग अलग तरीके के जेनेटिक कोड्स हैं, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, एक ही कोडॉन एक साथ 2 अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा, लेकिन कई सारे कोड्स जो हैं एक साथ एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, ठीक है। इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं डीजेनेरेसी। समझ आया सबको? अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, कि एट अ टाइम वन कोडॉन कैन नॉट कोड फॉर 2 different types of amino acid, but it is a possibility that many types of codon, many different combinations can code for one single amino acid, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दूं, ल्यूसीन का एग्जाम्पल देती हूँ, CUC, CUA एंड CUG, ठीक है। ये जो 4 कोडॉन्स हैं, ठीक है, ये कोड करते हैं ल्यूसीन नाम के अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। 4 कोडॉन्स हैं, ये कोड करते हैं किसके लिए? ल्यूसीन नाम के किसके लिए? अमीनो एसिड के लिए। अब स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन के बारे में अगर हम लोग बात करें, हाँ, ये चारों कोडॉन्स एक ही अमीनो एसिड बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो है AUG, ये कोड करता है मिथियोनिन नाम के अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। और AUG जो है ये इनिशिएशन कोडॉन के जैसे भी एक्ट करता है, ठीक है। तो इनिशिएशन कोडॉन के जैसे एक्ट करता है, इसीलिए कोई भी प्रोटीन जो है उसका इनिशिएशन मिथियोनिन अमीनो एसिड से ही होगा, ठीक है। तो इसका ड्यूअल फंक्शन देख रहे हो कि मिथियोनिन को कोड भी कर रहा है और स्टार्ट कोडॉन के जैसे एक्ट भी कर रहा है, ठीक है। अब अगर स्टॉप कोडॉन के बारे में बात करें तो UGA, ठीक है, UGG, UAA एंड UAG, ठीक है। ये जो चारों कोडॉन्स है, ऑल ऑफ देम दे आर स्टॉप कोडॉन्स, ठीक है। UGA, UAA, UGG एंड UAG, ये सब के सब क्या है? स्टॉप कोडॉन्स हैं। जबकि AUG यानी कि मिथियोनिन के लिए जो अमीनो जो कोड करता है जेनेटिक कोड, इट इज ऑल्सो द इनिशिएशन कोडॉन एज वेल, ठीक है। तो इसी फिनोमिना को हम लोग कहते हैं डीजेनेरेसी। ठीक है, क्लियर, समझ आया? तो यहीं पे आपका जेनेटिक कोड का टॉपिक जो है ख़त्म होता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है क्या, कि जेनेटिक कोड की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। जेनेटिक कोड में जो होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर वाला, हेट्रोपॉलीमर कोपॉलीमर वाला जो एक्सपेरिमेंट बताया मैंने खुराना का, ठीक है, उसको आपको याद रखना है। और फिर उसके बाद में आपको ये जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं जेनेटिक कोड के, ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है, ठीक है। तो जेनेटिक कोड जो टॉपिक है, इस टॉपिक से जनरली 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बोर्ड में से निकल के आएगा, ठीक है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, क्योंकि अब हायर लेवल पे जैसे BSc MSc के लेवल पे क्या होता है कि जेनेटिक कोड्स जो हैं वो दे दिए जाते हैं,
ठीक है, क्वेश्चन पेपर में, और आपको बताना होता है कि इस जेनेटिक कोड में कौन से सीक्वेंस में, मतलब सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड आपको बताना पड़ता है कि ये जेनेटिक कोड को पढ़ो और इस जेनेटिक कोड को पढ़ के बताओ कि इस जेनेटिक कोड से कौन सा सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड बनेगा। तो वो बीएससी एमएससी के लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग को तो उतना नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जेनेटिक कोड का कैरेक्टरिस्टिक ही पूछेगा। ठीक है, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक ही पूछेगा, उससे ज़्यादा जेनेटिक कोड से नहीं निकल के आता क्वेश्चन। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर का आएगा, उससे ज़्यादा का क्वेश्चन जो है वो जेनेटिक कोड से नहीं निकलता। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द वॉबल हाइपोथेसिस। टेक्स्ट बुक में दिया है वॉबल हाइपोथेसिस, देखो टेक्स्ट बुक में दिया है कि नहीं? नहीं दिया है? इसको सिंपल से मैं वर्ड्स में तुम लोगों को समझा देती हूँ। वॉबल हाइपोथेसिस जो है ये क्रिक ने प्रपोज किया था। ठीक है, अब वॉबल हाइपोथेसिस जो है वो क्या समझाता है, वो ये कहता है, कल जो मैंने तुम लोगों को टीआरएनए का स्ट्रक्चर बताया था, याद है? ठीक है, ये जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर बताया था मैंने, ठीक है। अब टीआरएनए का काम क्या होता है? टीआरएनए का बेसिक फंक्शन होता है कि जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा हो, ठीक है, तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में, ठीक है, मान के चलो कि ये जो टीआरएनए है ये जेनेटिक कोड को रीड कर रहा है। ठीक है, तो जेनेटिक कोड को जब टीआरएनए रीड कर रहा होता है, ठीक है, तो जैसे जैसे वो जेनेटिक कोड को रीड करता है तो इस जेनेटिक कोड से जो कॉम्प्लीमेंट्री अमीनो एसिड है उसको लेकर के आएगा और उसको जो है पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के टाइम पे अटैच करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए का सिंपल काम क्या होता है? अमीनो एसिड को जो साइटोप्लाज्म है वहाँ से लेकर के आना और उसको पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ में क्या कर देना, जोड़ देना, ये काम होता है टीआरएनए का। ठीक है, तो इसी कंसर्न में जो क्रिक थे उन्होंने वॉबल हाइपोथेसिस को प्रपोज किया था। उन्होंने बोला था कि वॉबल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो टीआरएनए होता है, ठीक है, उसका एक अटैचमेंट साइट होता है जिसके थ्रू वो अमीनो एसिड को पकड़ता है। ठीक है, ये जो अटैचमेंट साइट है इसको कहते हैं एंटीकोडॉन लूप। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंटीकोडॉन लूप। ठीक है, तो एंटीकोडॉन लूप के ऊपर 3 फ्री न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो तीनों फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये क्या करते हैं? अमीनो एसिड के साथ बाइंड करते हैं, बाइंड करके उसको साइटोप्लाज्म से जहाँ पर ट्रांसलेशन चल रहा होता है वहाँ तक लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो वॉबल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला क्रिक ने कि ये जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं दे कैन वॉबल। ठीक है, वॉबल कहने का मतलब क्या है कि वो अपनी इंटेग्रिटी को, अपनी आइडेंटिटी को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं कि वो किसी भी तरीके के अमीनो एसिड के साथ इजीली अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर भी स्पेसिफिसिटी का फिनोमिना होता, ठीक है, और ये जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं अगर ये भी स्पेसिफिक होते तो स्पेसिफिक होने से वो किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही अटैच कर पाते। ठीक है, लेकिन हमको तो सारे 20 के 20 अमीनो एसिड की ज़रूरत है भाई प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला क्रिक ने कि ये जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं ये वॉबल करते हैं, यानी कि अपनी इंटेग्रिटी को, अपनी स्पेसिफिसिटी को चेंज कर सकते हैं और स्पेसिफिसिटी को चेंज करके किसी भी अमीनो एसिड के साथ बाइंड कर सकते हैं और ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं।
ठीक है, यही जो है वॉबल हाइपोथेसिस का समरी है। ठीक है, तो क्योंकि बुक में तुम लोगों के दिया नहीं है तो और हमको इसके स्पेसिफिसिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक में क्या दिया है नेक्स्ट टॉपिक, सीधे ट्रांसलेशन स्टार्ट कर दिया है क्या? दिखाओ टेक्स्ट बुक को। अच्छा, म्यूटेशन दिया है ना, वही पूछना था। चलो जाओ ले जाओ इसको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो तुम लोगों के बुक में दिया है वो है जीन एंड म्यूटेशंस। ठीक है, तो जेनेटिक कोड या जीन के अंदर म्यूटेशंस जो है वो कैसे होते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करना है हमको। ठीक है, सबसे पहली बात तो जीन म्यूटेशन का आप लोग डेफिनेशन क्या दोगे? ठीक है, जीन म्यूटेशन इज द चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन। ओके, व्हाट इज जीन म्यूटेशन? जीन म्यूटेशन इज चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन। ठीक है, कोई भी नॉर्मल जीन है, ठीक है, अगर उसके एक्सप्रेशन में, ठीक है, थोड़ा सा भी वेरिएशन या थोड़ा सा भी चेंज आता है तो उसको हम लोग कहते हैं जीन म्यूटेशन। ठीक है, अब ये जो जीन म्यूटेशन है ये बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से हो सकता है। ठीक है, या तो जीन का नंबर चेंज हो सकता है, या तो जीन का सीक्वेंस चेंज हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर कुछ सीक्वेंसेस ऐड हो सकते हैं, कुछ डिलीट हो सकते हैं, या फिर जीन का पोजीशन भी चेंज हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से म्यूटेशंस आ सकते हैं जीन के अंदर। ठीक है, अब म्यूटेशन जो है उसके कॉजेज़ भी बहुत अलग अलग होते हैं। ठीक है, कई सारे तो जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं विच आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड। ठीक है, कई सारे जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं, जैसे कभी एग्जाम्पल सुना होगा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये इवेंट सुनने में आया होगा कि कोई पर्सन था या कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक है, कोई छोटा सा बच्चा है, अचानक से कुछ दिन बाद सुनने में आता है कि उसको ब्लड कैंसर हो गया या उसको फलाना कैंसर हो गया, या अचानक से कोई हट्टा कट्टा आदमी है उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया या उसको कोई दूसरा कैंसर हो गया, ऐसा सुनने में आता है। ठीक है, कभी ऐसा सुनने में आता है कि कोई आदमी जो है 50-60 साल की उम्र पार कर गया, अचानक से उसको बोन कैंसर हो गया या थ्रोट कैंसर हो गया। ठीक है, तो कैंसर होता कैसे है अचानक से? दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ म्यूटेशन ओनली। ठीक है, जीन में जब म्यूटेशन आता है, ठीक है, म्यूटेशंस कभी भी प्री प्लान्ड नहीं होते हैं, म्यूटेशंस हमेशा सडन होते हैं। ठीक है, या तो आपको आपके पेरेंट्स से ही वो जेनेटिक म्यूटेशन इनहेरिट होता है, ठीक है, या फिर ये सारे म्यूटेशंस जो होते हैं ये सडन ही होते हैं। ठीक है, तो म्यूटेशंस कब होंगे, कैसे होंगे, किस रीज़न से होंगे, वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं बोल सकता। ठीक है, अब ये म्यूटेशंस जो है किस तरीके से चेंज करते हैं? ठीक है, अगर जीन के अंदर म्यूटेशन है, ठीक है, यानी कि जीन के सीक्वेंस में, नंबर में, किसी भी चीज़ में अगर चेंज आया है तो उससे बनने वाला जो प्रोटीन होगा, ठीक है, या तो वो इनएक्टिव होगा या फिर उसका फंक्शन जो है आधा अधूरा होगा या ख़राब फंक्शन होगा उस प्रोटीन का। और जब ऐसा प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर एक्सप्रेस होता है, ठीक है, तो वो जो आधा अधूरा प्रोटीन है या फॉल्टी प्रोटीन है वो हमारे बॉडी में डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि फलाने को कैंसर हो गया, फलाने को ये डिजीज़ हो गया, फलाने को वो डिजीज़ हो गया करके। ठीक है, तो डायरेक्ट किसके ऊपर चेंज आता है? जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है, और ये फॉल्टी प्रोटीन हमारे बॉडी में एक्सप्रेशन जब प्रोड्यूस करेगा तो हमारे बॉडी में किसी न किसी तरीके का डिजीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, अब ये जो म्यूटेशंस होते हैं, ठीक है, बेसिकली ये म्यूटेशंस को हम लोग दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज स्पॉन्टेनियस एंड सेकंड इज इंड्यूस्ड। ठीक है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और इंड्यूस्ड म्यूटेशन। ठीक है, अब ये जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस होते हैं ये प्योरली इंटरनल रीजंस के वजह से होते हैं। ठीक है,
spontaneous mutations are purely because of internal reasons and they do not have any connection with physical or external factors. ठीक है, तो अपने आप अगर हमारे बॉडी के अंदर खुद से म्यूटेशंस प्रोड्यूस होंगे तो दोज आर नोन एज द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस. ठीक है, ये नॉर्मली मतलब नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होते हैं और रैंडमली प्रोड्यूस होते हैं. कब प्रोड्यूस हो जाएंगे, कैसे प्रोड्यूस हो जाएंगे, कोई खबर नहीं. ठीक है, अब जैसे कि जो मैंने एग्जांपल दिया कि कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अचानक से 2 दिन से हंसता खेलता बच्चा बीमार पड़ जाए, ठीक है, उसको फिर तीसरे दिन चौथे दिन पता चले कि भाई बच्चे को कैंसर हो गया है. तो बच्चा ऐसा तो नहीं है कि सिगरेट पी रहा है, कि दारू पी रहा है, कि मस्त तम्बाकू वमाकू दबा रहा है, वैसा तो कुछ है नहीं. 2 साल का बच्चा तो वो सब करेगा नहीं. तो सब बढ़िया अच्छे से खा पी रहा है, हेल्दी डाइट है, खेल कूद रहा है. ऐसे बच्चे को अचानक से कैंसर होने का रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस ओनली. ठीक है, अब ये जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस हैं, ठीक है, ये कुछ अलग अलग तरीक़ों से होते हैं. इनका मैकेनिज़्म जो है थोड़ा डिफरेंट होता है. ठीक है, फर्स्ट कॉपी एरर, second tautomers, third deamination of cysteine, cytosine, then background radiations. ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होने के ये कुछ 4 रीजंस हैं, 4 एक्सप्लेनेबल रीजंस हैं. ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग आते हैं कॉपी एरर पे. ठीक है, कॉपी एरर का मतलब क्या है कि हाँ, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस होने के 4 रीजंस हैं. ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग आते हैं कॉपी एरर पे. कॉपी एरर का मीनिंग क्या है कि भाई जब पेरेंट्स के अंदर गैमीट फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है, तो गैमीट फॉर्मेशन होने के टाइम पर भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है. ठीक है, तो उस टाइम जब पेरेंट्स में गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे जो रेप्लिकेशन चल रहा था, ठीक है, अगर उस टाइम के डीएनए रेप्लिकेशन में किसी तरीके का कोई फॉल्ट आ गया हो, कोई प्रॉब्लम आ गई हो और कोई जीन का रेप्लिकेशन सही से ना हुआ हो, ठीक है, तब उस केस में जो म्यूटेशन प्रोड्यूस होगा वो म्यूटेशन गैमीट के थ्रू बच्चे के अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा. ठीक है, और जब उस बच्चे का बर्थ होगा तो बर्थ होने के बाद में जब उस पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट होगा तो उससे जो है बच्चे को डिजीज़ हो सकता है. ठीक है, तो कॉपी एरर कब होगा? डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे. ठीक है, या कई बार ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे भी अगर ठीक से ट्रांसक्रिप्शन ना हुआ हो तो उस वजह से भी कॉपी एरर का जो प्रॉब्लम है वो अराइज होता है. और डीएनए ही सही तरीके से अगर ना बना, ठीक है, तो उससे बनने वाला प्रोटीन भी सही नहीं बनेगा और इवेंचुअली बच्चे को डिजीज़ हो जाएगा. ठीक है, समझ आया कुणाल? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं टॉटोमर्स पे. ठीक है, टॉटोमर्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे कि जितने भी नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, ठीक है, सभी नाइट्रोजनस बेसेस के आइसोमर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब ये जो आइसोमर्स होते हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं टॉटोमर्स. ठीक है, अब ये टॉटोमर्स जो हैं ये क्या करते हैं, बेसिकली एक्चुअल नाइट्रोजन बेसेस जो होते हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं. ठीक है, एक्चुअल नाइट्रोजन बेसेस को अगर ये टॉटोमर्स जो है ये रिप्लेस कर देते हैं तो ये क्या करते हैं कि किसी दूसरे नाइट्रोजन बेस का जो आइसोमर है उसके साथ बेस पेयरिंग कर लेते हैं और जो पूरा सीक्वेंस होता है उसी को चेंज कर देते हैं. मतलब एक्चुअल नाइट्रोजनस बेसेस की जगह अगर उनके आइसोमर्स जो हैं वो डीएनए के सीक्वेंस में अगर इनकॉर्पोरेट हो जाए, ठीक है, उनका रेप्लिकेशन हो जाए, उनका ट्रांसक्रिप्शन, उनका ट्रांसलेशन हो जाए, तो आइसोमर्स के वजह से क्या होगा, डीएनए में म्यूटेशन प्रोड्यूस होगा. डीएनए में म्यूटेशन प्रोड्यूस होने से इवेंचुअली प्रोटीन भी गलत बनेगा और अगेन इट विल रिजल्ट इन सम सॉर्ट ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर.
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन। ठीक है, साइटोसिन जो अमीनो एसिड होता है दैट इज प्रोन टू डीएमिनेशन, मतलब वो डीएमिनेशन के लिए काफ़ी ससेप्टेबल, काफ़ी सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो साइटोसिन के अंदर अगर डीएमिनेशन हो जाए, ठीक है, तो डीएमिनेशन होने के बाद में, ठीक है, ऐसे साइटोसिन से ग्वानिन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाता। डीएमिनेटेड साइटोसिन से ग्वानिन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से क्या होगा, जो CG बेस होगा, ठीक है, वो नहीं बन पाएगा। और अगर CG बेस जो है उनके बीच में जो बेस पेयरिंग है वही नहीं हो पाएगी, तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो गया, म्यूटेशन प्रोड्यूस हो गया विच कैन लीड टू एनी डिसऑर्डर। ठीक है, एंड फाइनली हम लोग किस पे आते हैं, बैकग्राउंड रेडिएशन पे। ठीक है, बैकग्राउंड रेडिएशन जो है ये नेचुरली सनलाइट के वजह से अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं या जो इंफ्रारेड रेज होते हैं, ठीक है, उनके वजह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो कहा जाता है ना कि ज़्यादा धूप का एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए क्योंकि स्किन कैंसर हो जाता है। वो किस वजह से होता है, बैकग्राउंड रेडिएशन के वजह से। मतलब अननोइंगली अगर हमको UV रेज या इंफ्रारेड रेज जो होते हैं सन के, ठीक है, वो अगर हमको अफेक्ट कर जाए, हमारे बॉडी को अफेक्ट कर जाए, तो उनसे भी जो म्यूटेशंस प्रोड्यूस होते हैं दैट आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस ओनली। क्लियर? ठीक है, अब हम लोग आते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशंस पे। ठीक है, इंड्यूस्ड म्यूटेशंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इंड्यूस्ड म्यूटेशंस जो है उसके 3 तरीके के कॉजेज होते हैं। ठीक है, या ये बोलना चाहिए कि इंड्यूस्ड म्यूटेशन के 3 एजेंट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आर द बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस। ठीक है, सेकेंड इज द फिजिकल म्यूटाजेन, एंड थर्ड इज द केमिकल म्यूटाजेन। ठीक है, तो इंड्यूस्ड म्यूटेशन सबसे पहली बात होते क्या है, ऐसे म्यूटेशंस जिसको कोई एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल सब्सटेंस का अगर क्या कहना चाहिए, स्टिमुलस मिलता है या एक्सटर्नल सब्सटेंस के वजह से अगर कोई म्यूटेशन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस होता है, तब उसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो स्पॉन्टेनियस जो था वो कम्प्लीटली नेचुरल प्रोसेस था, बॉडी के अंदर ही हो रहा था। लेकिन इंड्यूस्ड म्यूटेशन अगर हमको बाहर की कोई चीज़ के इफेक्ट के वजह से हमारे बॉडी में अगर म्यूटेशन प्रोड्यूस होता है तो दैट इज इंड्यूस्ड म्यूटेशन। अब इंड्यूस्ड म्यूटेशन के 3 एजेंट्स हो सकते हैं, यानी कि 3 तरीकों से, 3 चीज़ों के हेल्प से इंड्यूस हो सकते हैं म्यूटेशंस। पहला है बायोलॉजिकल म्यूटाजेन, फिजिकल म्यूटाजेन एंड केमिकल म्यूटाजेन। ठीक है, तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, फिजिकल फैक्टर्स भी हैं और केमिकल फैक्टर्स भी हैं जिनके वजह से म्यूटेशंस प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यही कंक्लूड करते हैं क्योंकि इसके अंदर भी और बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उसको भी हमको डिटेल में नहीं देखना है, ब्रीफ में देखना है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।